इंसान का दिमाग ना, अगर हम ध्यान दें तो किसी भी खतरे को भांपने में बहुत माहिर होता है। बिल्कुल। मतलब हाँ। अगर सामने कोई हथियार हो या कोई दुश्मन हो या कोई प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति हो ना, तो दिमाग तुरंत अपने बचाव के लिए एक डिफेंस सिस्टम चालू कर देता है। एक अलार्म बज जाता है अंदर। सही कहा। लेकिन एक ऐसी अदृश्य चीज है जो इस सारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आसानी से हैक कर लेती है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा जाल जो कानों के रास्ते सीधा दिमाग पर असर करता है। और वो जाल है मीठे शब्दों का, या कहें झूठी तारीफ का। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ होती है ना, तो वो उस तारीफ के नशे में ये देखना ही भूल जाता है कि उन मीठे शब्दों के पीछे सामने वाले का अपना क्या स्वार्थ छिपा है। बिल्कुल सटीक बात कही। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसान को अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद होता है कि वो अक्सर सच और झूठ के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, वो ही भूल जाता है। अंग्रेजी में इस झूठी तारीफ को फ्लैटरी कहते हैं। हाँ, फ्लैटरी। और यही जो फ्लैटरी है ना, यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हम किसी जटिल विज्ञान की किताब का नहीं, बल्कि एक बेहद मशहूर और काफी पुरानी कहानी का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जो एक कविता के रूप में है ना? बिल्कुल। इस शानदार कविता का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स, और इसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी रचनाकार जीन दे ला फोंटे ने लिखा है। क्या बात है। और आज की हमारी ये चर्चा ना एक बहुत ही खास शिक्षक छात्र शैली से प्रेरित होगी, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट की तरह। ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ इस कहानी का आनंद लेना नहीं है, बल्कि इस कविता के जरिए अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को सीखना भी है, नए शब्दों के अर्थ समझना और इस कहानी में छिपे इंसानी मनोविज्ञान को सामने लाना है। तो ये काम कैसे करेगा? तो इस प्रक्रिया में हम पूरी कविता को पैराग्राफ यानी स्टैंजा के अनुसार पढ़ेंगे। मैं कविता की एक एक पंक्ति को अंग्रेजी में स्वाभाविक तरीके से पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं एक टीचर की तरह उन पंक्तियों का सरल हिंदी में अर्थ समझाऊंगी। बिल्कुल। पंक्तियों में जो भी महत्वपूर्ण या जो कठिन शब्द आएंगे ना, हम उनके अर्थ पर गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि सीखने वालों को आसानी हो। हाँ, और अंत में उस पूरे पैराग्राफ का एक स्पष्ट हिंदी सारांश निकालेंगे, ताकि कविता की कहानी और जो उसकी सीख है वो आपस में जुड़ती रहे। ये एक शानदार तरीका होगा सीखने का। लेकिन कविता की पंक्तियों पर जाने से पहले ना, शोध सामग्री में कुछ बहुत ही दिलचस्प प्री रीडिंग जानकारी दी गई है। मतलब कुछ ऐसा जो पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? ये कहानी मुख्य रूप से दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक रैवन, जो कौवे की एक बड़ी प्रजाति है, और एक लोमड़ी, फॉक्स। हाँ। अब विज्ञान कहता है कि जैसे मेंढक टर्राते हैं ना, वैसे ही रेवन भी एक बहुत ही कर्कश और भद्दी आवाज निकालते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रोक कहा जाता है। क्रोक, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यही कर्कश आवाज आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनेगी। बिल्कुल। इसके अलावा ना, एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। बचपन से लेकर आज तक की कहानियों में हमेशा एक खास जानवर को सबसे चालाक दिखाया जाता है। लोमड़ी को, है ना? हाँ, लोमड़ी को उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसकी कनिंगनेस यानी दूसरों को बेवकूफ बनाने की जो क्षमता है, उसकी चालाकी के लिए जाना जाता है। तो मतलब एक तरफ वो पक्षी है जिसकी आवाज बिल्कुल बेसुरी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जानवर है जो शब्दों का मायाजाल बुनने में एकदम माहिर है। एकदम सही। चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। तो मैं शुरू करता हूं। पहले स्टैंजा की पहली लाइन कुछ इस तरह है, मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो इसका सरल हिंदी में अर्थ है कि मिस्टर रेवन पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए थे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प शब्द आया है, पर्च्ड। इसका मतलब होता है किसी ऊंची या पतली जगह पर संतुलन बनाकर बैठना। जैसे पक्षी पेड़ की डाल पर बैठते हैं ना, उसे पर्चिंग कहते हैं। अच्छा, और वो जो शब्द था लिम्ब? हाँ, लिम्ब। इसका यहाँ अर्थ शरीर का अंग नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पेड़ की एक बड़ी शाखा या डाल। समझ गया। अब दूसरी लाइन है, एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। इसका अर्थ है, और रेनार्ड नाम की लोमड़ी ने नीचे से ऊपर उनकी तरफ देखा। यहाँ रेनार्ड यानी रेनार्ड बस उस लोमड़ी का नाम है।
पुरानी कहानियों में ना अक्सर लोमड़ियों को यही नाम दिया जाता था। रेनार्ड। ठीक है, अब तीसरी लाइन, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। इसका अर्थ है कि क्योंकि रेवन ने अपनी बड़ी सी चोंच में पकड़ रखा था। यहाँ बीक का मतलब होता है चोंच, पक्षी की चोंच। हाँ, चोंच। और चौथी लाइन है, अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। इसका मतलब है कि खाने का एक ऐसा टुकड़ा जिसे खोजने के लिए लोमड़ी बहुत दूर तक जा सकती थी। यहाँ दो बहुत अहम शब्द हैं। पहला है मॉर्सल। मॉर्सल का मतलब निवाला। हाँ, मॉर्सल का मतलब होता है भोजन का एक छोटा लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़ा या निवाला। और दूसरा शब्द है सीक, जिसका मतलब होता है खोजना या किसी चीज की तलाश करना। तो सीक का मतलब तलाश करना। अब यहाँ रुककर अगर हम स्थिति का विश्लेषण करें ना, तो ये बहुत ही जानी पहचानी सी स्थिति लगती है। कैसे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान बहुत दिनों से भूखा हो और अचानक उसे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में अपना सबसे पसंदीदा खाना दिख जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब क्या लोमड़ी की नजर सच में ऊपर बैठे कौवे पे थी या उसकी पूरी दिलचस्पी सिर्फ उस निवाले यानी मॉर्सल पर थी? ये तो बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, वास्तविकता ये है कि लोमड़ी को रेवन से कोई लेना देना नहीं था। शिकारियों की दुनिया में ना फोकस हमेशा सिर्फ इनाम पर होता है, सिर्फ खाने पर। हाँ, लोमड़ी जानती है कि रेवन ऊंचाई पर है, उसके पास हाई ग्राउंड का फायदा है। अगर लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी या उसे डराएगी तो वो उड़ जाएगा। बिल्कुल, वो तुरंत उड़ जाएगा। इसलिए लोमड़ी यहाँ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि मानसिक ताकत का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। तो अगर हम इस पहले स्टैंजा को एक धागे में पिरोएं और इसका एक छोटा सारांश निकालें तो वो क्या होगा? तो इस पहले स्टैंजा का मुख्य सारांश ये है कि मिस्टर रेवन अपनी चोंच में भोजन का एक स्वादिष्ट टुकड़ा लिए पेड़ की एक ऊंची डाल पर आराम से बैठे हैं। और तभी नीचे से रेनार्ड नाम की लोमड़ी वहां आती है। उसकी लालच भरी नजरें उस भोजन के टुकड़े पर टिक जाती है। और अब वो प्लानिंग कर रही है। हाँ, अब वो अपना दिमाग दौड़ा रही है कि बिना कोई मेहनत के उस निवाले को कैसे हासिल किया जाए। बहुत ही बढ़िया। अब लोमड़ी ने क्या तरकीब निकाली ये जानने के लिए हम दूसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। लोमड़ी अपनी चाल चलते लिए कहती है, पहली लाइन, सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। इसका अर्थ है कि लोमड़ी ने बहुत ही प्रशंसा भरे या तारीफ करने वाले स्वर में कहा। यहाँ एडमायरिंग टोन्स एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश है। तारीफ करने का लहजा। हाँ, एडमायरिंग टोन्स का मतलब होता है तारीफ का लहजा या इस तरह से बात करना जैसे आप सामने वाले से बेहद प्रभावित हो, एकदम इम्प्रेस्ड हो। अच्छा, और दूसरी लाइन है, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। इसका अर्थ है, क्या बात है सर रेवन, आप बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी हैं। यहाँ हैंडसम का मतलब है सुंदर या आकर्षक। उसने उसे सर कहा। हाँ, लोमड़ी जानबूझकर रेवन को सर रेवन कहकर उसका रुतबा बढ़ा रही है, उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। वाह। और इसके बाद लोमड़ी एक कदम और आगे बढ़ती है। तीसरी लाइन, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग। इसका अर्थ है, लोमड़ी कहती है, आपके कितने शानदार पंख हैं अगर आप केवल एक बार गा दें। यहाँ फेदर्स का मतलब है पक्षियों के पंख। और चौथी लाइन, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो इस जंगल के सभी पक्षी आपको अपना राजा मान लेंगे। यहाँ वुड्स का अर्थ लकड़ियां नहीं है, तो क्या है? अंग्रेजी साहित्य में ना जंगल को अक्सर वुड्स कहा जाता है, तो वो कह रही है कि जंगल के सब पक्षी तुम्हें राजा मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ तो स्पष्ट रूप से एक विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर हम थोड़ा तर्क लगाएं तो रेवन या कौवा अपनी सुंदरता या अपनी मीठी आवाज के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। बिल्कुल नहीं। अगर ये बात किसी मोर के लिए या कोयल के लिए कही जाती ना तो सच भी लगती। बिल्कुल। लेकिन एक कौवे को सुंदर कहना और उसकी आवाज की तारीफ करना, ये तो साफ तौर पर फ्लैटरी है, एकदम सोची समझी झूठी तारीफ। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी सबसे गहरी हो जाती है। ये लोमड़ी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, लोमड़ी उस चीज की तारीफ कर रही है जो रेवन के पास है ही नहीं। मनोविज्ञान में ऐसा माना जाता है कि जब किसी प्राणी को
उस चीज के लिए सराहा जाता है जिसकी वो हमेशा से कमी महसूस करता हो ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसका अहंकार उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। रेवन को शायद कभी किसी ने सुंदर नहीं कहा होगा। जाहिर सी बात है। तो जब लोमड़ी ने पहले उसके पंखों की तारीफ की तो रेवन को अच्छा लगा, और फिर लोमड़ी ने उसे एक झूठा सपना दिखा दिया कि वो गा के जंगल का राजा बन सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही प्रासंगिक स्थिति लगती है, खासकर आज के डिजिटल युग में। वो कैसे? मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी कोई साधारण सी तस्वीर डालता है, फिर कुछ लोग शायद अपना कोई काम निकलवाने के लिए या बस मजाक उड़ाने के लिए झूठी तारीफें करते हैं, एकदम फेक लाइक्स और बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं। हाँ, ऐसा रोज होता है। और इंसान उस झूठी तारीफ के जाल में फंसकर अपनी असलियत ही भूल जाता है और कोई बेवकूफी भरा कदम उठा लेता है, जिससे उसका खुद का ही नुकसान हो जाता है। क्या बेहतरीन रूपक दिया है सोशल मीडिया का ये उदाहरण। इस कविता के अर्थ को आज के समय में बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है ना? हाँ, जब हमें झूठी तारीफ मिलती है ना, तो हमारे सोचने समझने की जो तार्किक शक्ति है वो काम करना बंद कर देती है। हम सिर्फ उस तारीफ को सच मानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस दूसरे स्टैंजा का सारांश देखें तो वो यही है कि लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया और रेवन से भोजन छीनने के लिए एक मानसिक जाल बुना। उसने रेवन की झूठी तारीफों के पुल बांधे, उसे सुंदर बताया और उसे गाना गाने के लिए उकसाया। हाँ, ताकि वो जंगल का राजा बन सके। और अब देखते हैं कि क्या रेवन उस झूठे सपने को सच मान लेता है। तीसरे स्टैंजा की पहली लाइन कुछ यूं है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। इसका अर्थ है कि रेवन जो इस मजाक या चालाकी को समझ ही नहीं पाया। यहाँ जोक का मतलब कोई चुटकुला नहीं है। तो यहाँ जोक का मतलब चाल है। बिल्कुल। इसका मतलब है लोमड़ी की वो चाल या वो मजाक जो लोमड़ी रेवन के साथ कर रही थी, और रेवन इसे भाप नहीं पाया। दूसरी लाइन है, forgot that his voice was just a croak, और वो पूरी तरह से भूल गया कि उसकी आवाज मीठी नहीं बल्कि सिर्फ एक कर्कश ध्वनि है। क्रोक का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं, कौवे की कर्कश और भद्दी आवाज। अब आगे की पंक्तियां इस कहानी के चरम बिंदु पर पहुंचती हैं। तीसरी लाइन, He opened his beak in his foolish pride. इसका अर्थ है कि उसने अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में आकर खुद को राजा साबित करने के लिए अपनी चोंच खोल दी। उफ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है फूलिश प्राइड। फूलिश प्राइड इसका मतलब है मूर्खतापूर्ण घमंड या झूठा अभिमान। एक ऐसा घमंड जो इंसान को अंधा कर देता है। और आखिरी लाइन, And down fell the morsel the fox had eyed. और जैसे ही उसने चोंच खोली, वह भोजन का टुकड़ा नीचे गिर गया जिस पर लोमड़ी की नजर थी। यहाँ दूसरा जो शब्द है वो है eyed। आंख गड़ाना। हाँ, जब आय को क्रिया या वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ललचाई नजरों से किसी चीज पर नजर गड़ाए रखना। लोमड़ी उसी पल का इंतजार कर रही थी। इस हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो फूलिश प्राइड है वो कितनी तेजी से किसी का नुकसान कर सकता है। मतलब एक झटके में। हाँ, रेवन ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर वो गाना गाने के लिए अपनी चूंच खोलेगा तो उसमें फंसा हुआ खाना गिर जाएगा। मतलब बुनियादी भौतिक विज्ञान या तर्क पूरी तरह से घमंड के आगे हार गया। एकदम सही। जब इंसान घमंड से भर जाता है ना, तो वो सबसे बुनियादी सच्चाइयों को भी नजरअंदाज कर देता है। तो इसका सारांश? तीसरे स्टैंजा का सारांश यही है कि रेवन लोमड़ी की मीठी और झूठी बातों में पूरी तरह आ गया। वो अपनी असलियत ही भूल गया। झूठे घमंड में फूलकर जैसे ही उसने अपनी कर्कश आवाज में गाने के लिए चोंच खोली, उसका खाना सीधा नीचे गिर गया। हाँ, ठीक वहीं जहां लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बहुत खूब। अब हम कविता के अंतिम और चौथे स्टैंजा पर आते हैं, जहां कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। लोमड़ी की प्रतिक्रिया सच में देखने लायक है। पहली लाइन, हा laughed a fox and now you know। खाना मिलने के बाद लोमड़ी जोर से हंसी, हा, और बोली, और अब तुम्हें ये पता चल गया है। दूसरी लाइन, ignore sweet words that make you glow। कि उन मीठे शब्दों को नजरअंदाज करो जो तुम्हें झूठी खुशी देते हैं। यहाँ सीखने वाले दो बहुत अच्छे शब्द हैं। पहला इग्नोर यानी अनदेखा करना या ध्यान न देना, और दूसरा शब्द? दूसरा है ग्लो
जिसका शाब्दिक अर्थ चमकना होता है, लेकिन यहाँ इसका गहरा अर्थ है झूठी तारीफ सुनकर खुशी और घमंड से चेहरे का खिल उठना। अच्छा, ग्लो करना। अब लोमड़ी आगे एक बहुत बड़ी नसीहत देती है। तीसरी लाइन, प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। इसका अर्थ है, लोमड़ी कहती है, मेरे दोस्त, घमंड करना बहुत ही नासमझी की बात है। यहाँ प्राइड का मतलब है घमंड या अभिमान, और अनवाइज का मतलब है नासमझी या मूर्खतापूर्ण बात। और अंतिम लाइन, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। और मुझे यकीन है कि मेरी ये सीख तुम्हारे लिए काफी हैरान करने वाली होगी। यहाँ टीचिंग का मतलब है सीख या शिक्षा, और सरप्राइज का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी। अब यहाँ एक बहुत गहरी दुविधा पैदा होती है। कैसी दुविधा? मतलब जिस लोमड़ी ने अभी रैवन का खाना चुराया है, वो अचानक एक दार्शनिक की तरह बात करने लगती है। हाँ, एकदम फिलोसोफर बन गई। तो सवाल ये है कि क्या लोमड़ी सिर्फ एक चोर थी जिसने अपना पेट भरने के लिए खाना चुराया, या उसने जाते जाते एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह रेवन को जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया? क्योंकि जो बात लोमड़ी ने कही है ना, वो तो 100% सच है। देखिए, ये फैंटेसी कहानियों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोमड़ी यहाँ ना एक साथ दोनों भूमिकाएं निभा रही है, चोर भी और टीचर भी। बिल्कुल, वो एक अवसरवादी चोर तो है ही, लेकिन साथ ही वो एक ऐसा गुरु भी बन जाती है जो जीवन की एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। बहुत कड़वी सच्चाई। और कई बार असल जीवन में भी ना हमें सबसे बड़े सबक उन लोगों से मिलते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं। लोमड़ी ने उस भोजन के बदले में रैवन को जो सीख दी, वो शायद भविष्य में उसे और बड़े नुकसान से बचा ले। सही बात है। तो इस अंतिम स्टांजा का सारांश यही निकलता है कि अपनी चालाकी से खाना हासिल करने के बाद लोमड़ी रैवन पर हंसती है। वो रैवन को एक अमूल्य सीख देती है कि कभी भी उन मीठे शब्दों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो केवल अहंकार को बढ़ाते हैं। क्योंकि घमंड करना हमेशा नुकसानदायक और मूर्खतापूर्ण होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ इस कविता की पंक्तियां समाप्त होती है। वाओ! अब इस पूरी डीप डाइव का निष्कर्ष निकालने के लिए अगर हम स्रोत में दिए गए पोस्ट रीडिंग अभ्यास पर नजर डालें, जिसमें कुछ रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स भरने को दिए गए थे ना जी, तो पूरी कहानी की एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, अगर हम उन महत्वपूर्ण शब्दों को एक साथ रखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। रेवन एक पक्षी है जिसके पास खाने का एक टुकड़ा था। लोमड़ी, जिसका नाम रेनार्ड था, वो बहुत चालाक थी। उसने रेवन को एक सुंदर पक्षी कहा और उससे गाने के लिए कहा। रेवन ये भूल गया कि वो सिर्फ कर्कश आवाज निकाल सकता है। उसने गाने के लिए चोंच खोली और उसका खाना नीचे गिर गया। और इसके बाद लोमड़ी उस पे हंसी। इस पूरी घटना ने साबित किया कि खुद पर जरूरत से ज्यादा घमंड करना समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अंत में रेवन ने अपनी मूर्खता से अपना खाना गंवा दिया, लेकिन बदले में एक बहुत बड़ी सीख सीखी। और दूसरी तरफ लोमड़ी ने बिना किसी शारीरिक मेहनत के सिर्फ अपने शब्दों के जाल से अपना लक्ष्य पा लिया। शब्दों का जाल। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा निष्कर्ष है। मीठे शब्द ना एक तरह का सम्मोहन होते हैं। सही कहा। जब कोई बहुत ज्यादा तारीफ करता है ना, तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो इनाम या खुशी महसूस करता है। डोपामाइन। हाँ, इंसान इतना खुश हो जाता है कि वो रुक कर ये पूछना ही भूल जाता है कि सामने वाला मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, इसका असली मकसद क्या है। ये कहानी भले ही जानवरों के किरदारों के जरिए बताई गई हो, लेकिन ये पूरी तरह से इंसानी फितरत और हमारे मनोविज्ञान को दर्शाती है। 100%। तो आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा अब अपने अंत पर आ पहुंची है, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह एक ऐसा सवाल जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। और वो विचार क्या है? इस कहानी को समझने के बाद ना ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या असल जिंदगी में, दफ्तर में या सोशल मीडिया पर भी ऐसे रेनार्ड द फॉक्स मौजूद हैं जो हमेशा मीठा बोलते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो लगातार मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों का फायदा उठाने की ताक में बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम इंसान भी कभी कभी उस रेवन की तरह झूठी तारीफों के नशे में अंधे होकर अपना वो नुकसान कर बैठते हैं जिसकी भरपाई बाद में पछतावे से भी नहीं हो पाती? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।